नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। भारतीय काल गणना जो है वो सबसे परिष्कृत है। आप समझें, आपने कुछ वर्ष पूर्व एक घटना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं किसी चीज़ को, मैं तथ्यात्मक दृष्टिकोण से बोल रहा हूं। हमारे काल गणना में एक एक पल प्रतिपल सबकी गणना करने के उपरांत ही कहीं भी किसी चीज़ को छोड़ा नहीं जाता और हर काल गणना को विशेष तौर पे उसकी संख्याबद्ध तरीके से उसकी गणना की जाती है। आज विज्ञान, बाह्य विज्ञान कई प्रकार की चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ को गहन चिंतन करने के उपरांत प्रकृति सिद्धांत को समझते हुए, उन मूल्यों को समझते हुए हमारे विज्ञान को समझकर विकसित किया। अभी कुछ वर्ष पूर्व एक घटना घटी थी। नए साल का आरंभ हो रहा था, मुझे आज भी याद आता है, शायद करीब करीब आज से 25 साल 30 साल पुरानी घटना है। रात्रि में 12 बजे जब नया वर्ष आरंभ हुआ तो घड़ियों को पूरे विश्व में कुछ सेकंड्स के लिए रोक दिया गया था। कहा गया था कि यदि इस सेकंड के लिए घड़ी नहीं रोकी गई तो आगे आने वाले समय में बहुत लंबा कालांतर में फर्क आ जाएगा। भारतीय संस्कृति में यानी उन लोगों ने उस पार्ट को कैलकुलेट छोड़ दिया और अब उन्होंने विशेष तौर पर हमारे यहाँ काल गणना को बहुत ही परिष्कृत ढंग से समझकर उस एक एक काल गणना को उपस्थित किया गया है। हमारे यहाँ तिथि, यानी आप समझें, विज्ञान के अनुसार से कई बार आप लोग प्रश्न कर लेते हैं, आज तिथि क्षय हो गई है, कल तिथि क्षय हो गई है, कि मजाक बना रखा है, आज 2 तिथियाँ हो गई हैं। इस प्रकार से हम लोग कई बार अपनी संस्कृति में मजाक उड़ाने की बात कर देते हैं। अंग्रेजों की तरह इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो रात को ठीक 12 बजे शुरू होता है, अगले दिन 12 बजे तक खत्म हो जाती है, वो तिथि होती है। लेकिन सोचे भारतीय ऋषि मुनि की गणना को, एक एक तिथि को भी उन्होंने कैलकुलेट करके रखा कि आज तिथि की आयु लंबी है, आज तिथि की आयु छोटी है। यानी वो सूर्य की प्रदक्षिणा जो विशेष तौर पर ऑर्बिट में घूम रहा है, उस प्रदक्षिणा को घूमते हुए उस ऑर्बिट पे समझते उसको कैलकुलेट किस प्रकार से किया। आज तो कैलकुलेशन के लिए सैटेलाइट्स हैं और उनके द्वारा हम हर जो मूवमेंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति की जो गणना, सोचिए, केवल आंखों से, प्रत्यक्ष आंखों से देखकर उस आकाशीय मंडल पे उस गणना को गणित के द्वारा उसको शुद्ध करके लिखा गया। और आज भी वो पंचांग का जो सिद्धांत है, आप अपने घर में देखते हैं कि वो हर चीज को परिष्कृत बताता है। इसी विज्ञान को मानकर हम काल गणना निकालकर ग्रहण को बताते हैं कि इतने मिनट पर, इतने क्षण पर, इस समय, इस देश पे, इस रेखांश पर, इस अक्षांश पर आज ग्रहण लगने वाला है। और वही कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट आती है जो मॉडर्न साइंस आज बताने का प्रयास करती है। तो इसलिए गणना, जो ग्रहण का प्रभाव है, वो भी हम बताते हैं। विज्ञान कहता है कि खगोलीय घटना है, हम भी कहते हैं खगोलीय घटना है, लेकिन हर चीज का एक प्रभाव भी है। सूर्य जब उत्पन्न होता है, आप समझें, तो उसके द्वारा वातावरण में गर्मी आती है और उसका प्रभाव पड़ता है, और उसका एक सूक्ष्म प्रभाव है, एक प्रत्यक्ष प्रभाव है, एक अप्रत्यक्ष प्रभाव भी है। और उसी अप्रत्यक्ष प्रभाव को ज्योतिष ने भविष्य फल का नाम दिया है। आज विज्ञान उसको समझता नहीं है, कल विज्ञान तो हमारी एस्ट्रोनॉमी को भी नहीं समझता था, तो आज उस एस्ट्रोनॉमी को समझने लगा। एस्ट्रोनॉमी वालों ने ये तो कह दिया कम से कम कि नहीं, ज्योतिष की काल गणना बिल्कुल एग्जैक्ट है। आज हम डिबेट पे जाते हैं तो इस बात को समझा, लोग कहते हैं वहाँ साइंटिस्ट, सो कॉल्ड साइंटिस्ट बैठे होते हैं, नहीं ज्योतिष की काल गणना पे हमें कोई दिक्कत नहीं। जब एक भाग को आपने समझ लिया, उसको दिक्कत नहीं, तो दूसरे भाग को भी तो समझो भाई, उसको भी आपने अध्ययन करने का प्रयास करनी। यू आर राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, यू आर रूलिंग आउट द थिंग्स कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। रूल आउट मत करो, उसको अध्ययन करने का सीखो। जब वो अध्ययन आपके जीवन में आएगा तब आपको पता चलेगा कितना चमत्कारिक विज्ञान है। तो आज हम उनसे शोध करके बात करते हैं। अभी आने वाली विशेष तौर पर जो तिथि चल रही है 8 नवंबर को, जिस दिन विशेष तौर पर देव दिवाली है, कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन ग्रहण पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण। और ये ग्रहण 15 दिनों में एक ग्रहण पड़ा, सूर्य ग्रहण पड़ा, फिर 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण पड़ गया है। जिन क्षेत्रों में 2 ग्रहण कंसेक्यूटिव ग्रहण पड़ रहे हैं, वो विशेष तौर पर बड़े अनिष्टकारी होने वाले हैं। प्रकृति के अनुसार से यदि अध्ययन के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे में कई प्रकार के प्राकृतिक उपद्रव, युद्ध और भूकंप, कई प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि अप्राकृतिक घटनाएं घटने के योग बन सकते हैं। विशेष तौर पर बड़ी सावधानी के साथ जीवन चलाने का हमें प्रयास करना चाहिए। जो ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी दिवाली वाले दिन सूर्य ग्रहण पड़ा और उसके 15 दिन बाद ही चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है, ये दिखाता है कि आगे आने वाले समय में कई प्रकार के परेशानियां होने के, अशांति फैलने के योग दिखाई दे सकते हैं और कई भयावह स्थिति बन सकती है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ हमें चलना चाहिए। वो हम बताएंगे आपको आपकी राशि के अनुसार से किन के लिए अच्छा है, किन के लिए खराब है। जी हाँ, ये भी समझ लीजिए, हर एक कोई समस्या आती है तो हर कोई नहीं परेशान हो जाता है, कुछ आनंद भी उस भाव में भी, कुछ परेशानी के भाव में भी, मनने में भी लाभ उठा जाते हैं। तो वही काल गणना है, वही ज्योतिष है कि हर जीव पर अलग अलग किस्म का प्रभाव इस ग्रहण का पड़ने वाला है। तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो काल गणना के हिसाब से समझ लीजिए कि कितने बजे ग्रहण शुरू होगा।
ये ग्रहण जो पड़ रहा है ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से 8 नवंबर को देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका जो ग्रहण का जो सूतक है वो विशेष तौर पे आरंभ हो जाएगा सुबह 8:29 और इसका जो सूतक जो प्रभाव आरंभ हो जाएगा और जब तक वो ग्रहण रहेगा तब तक वो सूतक विद्यमान रहने वाला है, चंद्र ग्रहण जब तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का जो शाम का सूर्य उदय जो चंद्र उदय काल हुआ उसी समय से वो ग्रहण से पहले ही जहां जहां से वो आरंभ हो रहा है, केवल भारत में नहीं, ये कई प्रकार के और भी क्षेत्रों में पड़ रहा है। ये ग्रहण यदि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा, साथ साथ अटलांटिक महासागर में पड़ेगा, पैसिफिक महासागर में पड़ेगा, अर्जेंटीना, चिली इत्यादि इन सब क्षेत्रों में, भूटान, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, जापान इत्यादि कई क्षेत्रों में ये ग्रहण पड़ने वाला है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में विशेष तौर पर यदि हम दिल्ली की उसमें बात करें तो दिल्ली में ये ग्रहण करीब करीब शाम को 5:29 से शुरू होगा और ये ग्रहण रहेगा 18:19। बड़ा छोटे काल के लिए ग्रहण रहेगा। क्यों आप समझ लीजिए क्यों रहेगा दिल्ली में। उससे पहले दिल्ली में चंद्र उदय ही नहीं होंगे, तो जब चंद्र उदय दिल्ली के अंदर जो आरंभ हो रहा है वो 5:29 हो रहा है, तो चंद्र उदय के साथ ही ये चंद्र ग्रहण आरंभ होगा दिल्ली में। उससे पहले जो ग्रहण आरंभ हो जाएगा वो ग्रहण का काल जो आरंभ हो जाएगा यानी जहां से जो ग्रहण शुरू हो रहा है वो 2:39 से शुरू होकर पूर्ण ग्रहण जो है वो 18:19 तक रहेगा। तो दिल्ली में उसका प्रभाव यदि भारत के राजधानी क्षेत्र में हम बात करें तो शाम को 5:29 से लेकर 18:19, बड़ा छोटा काल ग्रहण रहेगा। ये बड़ा छोटा काल है लेकिन बड़ा महत्व का काल है। ऐसे में कोशिशें करें, भगवान के मंत्रों का जप करें, यज्ञ करें, दान करें, पुण्य करें, स्नान करें। इन सब चीजों को करके आप इस पर्व काल का आरंभ का काल ले सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि इस पर्व काल से पहले व्यक्ति को अपने जीवन में तैयारी कर लेनी चाहिए। ये हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में पुण्य काल माना गया है। ग्रहण काल, वैसे ग्रहण का दर्शन निषेध है भारतीय संस्कृति में। कहा जाता है ग्रहण का दर्शन करने से उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए कहा जाता है इस समय में भगवान का पूजा कर लो, उस पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तो आप कोशिश करें इस पुण्य पर्व काल के लिए आप तैयार रखें। एक बात और सैद्धांतिक सोच समझ लें, ग्रहण काल में कहा जाता है कि आपको विशेष तौर पर भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भाव से रहना चाहिए, और तो और कैंची से काटने वाले कार्य नहीं करने चाहिए और खाना पकाने का कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी एक बात और कह देगी, वृद्ध, बाल और बीमार ये व्यक्तियों के लिए ये नियम नहीं है। पंचांग में हर जगह ये लाइन लिखी आती है। आप समझ लें, जो लोगों ने कई प्रकार की भ्रांति कह दी ना कि जर्म्स पैदा हो जाते हैं और ये हो जाता है और वो हो जाता है, अगर ये बात इस प्रकार से जो जीवाणु की बात कई प्रकार से लोगों ने अपनी बातों से मनगढ़ंत बातें वहां कह दी हैं, तो पंचांग ये ना लिखता कि जो बीमार हैं उनको भोजन करने में कोई निषेध नहीं है, और तो और वृद्धों को कोई निषेध नहीं है, छोटे बच्चे उनको कोई निषेध नहीं है। तो ये बात उस वक्त नहीं लिखी जाती है इस बात को। तो यानी ये जर्म्स वाली जो फिलॉसफी आप लोग उत्पन्न कर देते हैं, ये कहीं और किसी और कारण से लिखी गई है। हमारे सूतक काल में अपने आप को पवित्र रखने के लिए उस में कहा जाता है कुशा या तुलसी लेकर आप समस्त प्रकार के जो भोजन के पदार्थ हैं, दूध इत्यादि है, घी इत्यादि है, इन सब में डाल सकते हैं। इन सब में डाल दीजिए, इससे क्या होगा, उस सूतक का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए उस जो प्रभाव को निश्चित करने के लिए ये सिद्धांत बता दिया गया है। तो कोशिश करें, ऐसे में विशेष तौर पे लाभ लेने के लिए आप काम कर सकते हैं। अब राशियों के संबंध में बात कर लेते हैं, किन राशियों के लिए काल श्रेष्ठ रहेगा, किन राशियों के लिए विशेष तौर पे परेशानी का योग देगा। तो मेष राशि की बात करें तो मेष राशि में ही ये ग्रहण पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण। तो उनके लिए तो ये ग्रहण ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, उनके जीवन में कल्याणकारी योग बनाने वाला है। वही वृषभ राशि वाले बात करें तो उनके लिए मध्यम रहेगा, और वहीं मिथुन राशि के लिए बात करें तो उनके लिए शुभ दिखाई देता है, कर्क राशि वाली के लिए शुभ दिखाई देता है, और सिंह और कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण मध्यम रूप से तुला राशि तक फलदायी हो सकता है, यानी उनके लिए बैलेंस है, कुछ अच्छा कुछ खराब। वहीं बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, यदि ग्रहण की बात करें तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण काल जो है वो थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न करने वाला हो सकता है, बड़ी सावधानी के साथ चलने की जरूरत दिखाई देती है। और साथ साथ हम धनु और मकर राशि के संबंध में बात करें तो उनके लिए भी एक ग्रहण किसी प्रकार से परेशानी उत्पन्न करने की योग्यता है, बड़े सावधानी के साथ उनको जीवन यापन करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं कुंभ राशि के संबंध में बात करें तो उनके लिए थोड़ा शुभ फलदायी रहेगा, और मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है समय। तो उसके अनुसार से आप अपने जीवन में काम करने का प्रयास करें। और सबसे बढ़िया काल जो है, ऐसे में क्या करना चाहिए, तुला दान, अपने वजन के बराबर अन्न के दान का प्रयास करें। साथ साथ अपने कोशिश करें चावल का दान कर सकते हैं, और तो और अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान के मंत्र का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, चंद्रमा के मंत्र का जप करें, और साथ साथ कोशिश करें स्नान करें। ऐसे में तीर्थ स्थान सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं, तीर्थों का स्नान करके अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, इस पुण्य पर्व का लाभ ले सकते हैं।